नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मुकाबला और मैं हूं मारिया शकील। 5 राज्यों में चुनाव का जोर है। इसे लोकसभा के पहले सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। 2 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग पूरी हो चुकी है। मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जा चुके हैं। वहीं राजस्थान में 25 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को सभी 5 राज्यों का परिणाम आएगा। अब एक सवाल है कि इन राज्यों में चुनाव में एक्स फैक्टर क्या है। नेता तो हैं ही, बड़े चेहरे भी हैं जो लगातार प्रचार कर रहे हैं, बात मुद्दों की करते हैं। क्या मध्य प्रदेश में लाडली योजना एक्स फैक्टर साबित होगी शिवराज के लिए? तो वहीं राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत लगातार 2030 की बात कर रहे हैं। क्या जनता उन्हें फिर से मौका देगी? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भरोसा है अपनी भरोसा यात्रा पर। पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी उनको वोटरों पर विश्वास है। वहीं बीजेपी को छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा के जरिए परिवर्तन की उम्मीद है। तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो कांग्रेस रेवंत रेड्डी के जादू के सहारे जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। खास बात यह है कि बीजेपी भी वहां पे जोर लगा रही है। तो इस चुनाव में एक्स फैक्टर क्या है, यही सवाल पूछेंगे आज मुकाबला में। संजय कुमार, को डायरेक्टर लोकनीति CSDS, यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आरती जयरथ, सीनियर जर्नलिस्ट या वरिष्ठ पत्रकार कहूँ मैं आपको, और तुहीन सिन्हा भाजपा के, डॉक्टर पुल्ला राव सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आलोक शर्मा हैं कांग्रेस के, और श्रीधर रेड्डी BRS स्पोक्सपर्सन। संजय जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगी। आपने सर्वे किए हैं सब राज्यों के, और अगर हिंदी बेल्ट की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में एक्स फैक्टर क्या है? देखिए, मुझे लगता है तीनों राज्यों की अगर बात करें तो दोनों पार्टियों के लिए एक्स फैक्टर अलग है। अगर बीजेपी की बात करें तो देखिए, बीजेपी के चुनाव प्रचार का सबसे ट्रम्प कार्ड क्या है, जिसको आप एक्स फैक्टर कह रहे हैं। अगर मैं उसको ट्रम्प कार्ड बताऊं तो ट्रम्प कार्ड है प्रधानमंत्री मोदी की छवि, उनके कामकाज पर लोगों का भरोसा और बीजेपी का उन पर भरोसा। अब तीनों राज्यों की जब बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में बीजेपी की जो स्टेट लीडरशिप है मजबूत ज़रूर है। पिछले चुनाव को अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की लंबी समय तक सरकार रही, छत्तीसगढ़ में भी सरकार रही, और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी 5 साल पहले उनकी सरकार थी। लेकिन बीजेपी ने चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सहारे चुनाव लड़ना तय किया। तो बीजेपी के लिए तो एक्स फैक्टर वही है, क्या उनका चेहरा काम करता है बीजेपी के लिए या नहीं। और अगर कांग्रेस की एक्स फैक्टर की बात करें तो उनके लिए ठीक इसका विपरीत। अगर आप केंद्रीय नेतृत्व को देखें तो केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का प्रचार तो कर रहे हैं तीनों राज्यों में, लेकिन चुनाव किस मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? कांग्रेस पूरी अपना चुनाव पे जो जोर लगा रही है वो स्टेट लीडरशिप पे लगा रही है। चाहे राजस्थान में अशोक गहलोत की बात करें, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की बात करें, या अगर हम छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की बात करें, तो मुझे लगता है दोनों पार्टियों के लिए एक्स फैक्टर अलग अलग है। एक के लिए सेंट्रल लीडरशिप और दूसरे के लिए स्टेट लीडरशिप। और कांग्रेस खास करके वोकल फॉर लोकल है, और इसीलिए लोकलाइज्ड इलेक्शन को काफ़ी अहमियत दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि पूरा इलेक्शन लोकलाइज्ड हो जाए। आरती जयरथ, महिलाओं पर खास करके बहुत जोर है। सारी पार्टियां महिलाओं, विमेन सेंट्रिक स्कीम्स के बारे में भी बात कर रही हैं। तो क्या महिलाएं एक्स फैक्टर होंगी? ज़रूर। मेरे ख्याल में दोनों पार्टी जिस तरह से ये फ्रीबीज बांट रहे हैं महिलाओं के लिए, ज़रूर महिलाएं एक एक्स फैक्टर है। पर उन महिलाओं से ज़्यादा तो ये जो फ्रीबीज वाला चक्कर चला है, मतलब आप राजस्थान को देखिए या मध्य प्रदेश को देखिए, एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा फ्रीबीज अनाउंस कर सकता है इलेक्ट्रेट को। तो ये मुझे लगता है कि इस बार यही एक्स फैक्टर होगा कि फ्रीबीज का जादू काम करेगा इन पार्टियों के लिए कि नहीं, कि लोग कुछ और मुद्दों पे वोट देंगे। मतलब जो उनके लिए मुद्दे हैं, चाहे प्राइस राइज हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो या लोकल फैक्टर्स हों, जो भी उन मुद्दों को सामने रख के वोट डालेंगे कि वो लोग सच में, मतलब ये पार्टी इनको फिसला देंगी ये फ्रीबीज को लेके।
आप लोग ने कांग्रेस की फ्रीबीज या आम आदमी पार्टी की फ्रीबीज को रेवड़ी बोला है और ख़ुद फ्रीबीज अनाउंस करते रहते हैं आप तुहीन। तो सवाल ये है कि आप लोगों को सचमुच में ये लग आप तो चाहेंगे ही कि जो संजय जी ने बोला कि प्रधानमंत्री एक्स फैक्टर हो जाए सारे राज्य के चुनाव में भी, और वही फिर आगे निकाल लें पूरा चुनाव। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जी की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा तुर्क का पत्ता है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो केवल जो है रेवड़ी एक अलग चीज़ होती है, सशक्तिकरण एक अलग चीज़ होती है। जिस पैमाने पर अगर ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए गए हैं, जिस लेवल पर नल से जल कार्यक्रम के तहत जो है नल पहुंचाए गए घर में, उसका निश्चित तौर पर विशेष तौर पर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं और ट्राइबल सीट्स छत्तीसगढ़ में भी बहुत हैं, मध्य प्रदेश में भी लगभग 46 हैं जिनमें ट्राइबल वोट्स बहुत क्रूशल होते हैं, इनका असर पड़ेगा ही। लेकिन तो उसके बावजूद एक्स फैक्टर मानते हैं, आदिवासी एक्स फैक्टर होंगे। मैं मानता हूं कि देखिए, पहली बार मध्य प्रदेश में आप एक 18 वर्ष के बाद भी पिछले एक महीने में एक प्रो इनकम्बेंसी सेंटिमेंट जो है जाहिर हो रहा है। कोई नाराजगी नहीं, अगर नाराजगी है तो केवल और केवल कांग्रेस के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि बिना जाने ये लोग जो हैं, जो आरोप लगाते हैं मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना का मोबाइल फोन आता है, इनको ये भी नहीं पता है कि वोकल फॉर लोकल कर दिया, पूरा चुनाव लोकलाइज्ड कर दिया। वो आपको तो खुशी होनी चाहिए। जो बातें ये करते हैं, यही मैं सवाल पूछूंगी आलोक शर्मा से। इन वंशजों को ये भी नहीं पता है कि पेट्रोल जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, तो ये नाराजगी। एक्स फैक्टर क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि हर स्टेट में अलग अलग मुद्दे हैं। जहां हम सत्ता में हैं वहां पर अलग मुद्दे हैं, जहां पर हम विपक्ष में हैं वहां पर अलग मुद्दे हैं। लेकिन अभी तुहिन जी की बात से और संजय भाई की बात से ये क्लियर हो गया है कि दो चीजें क्लियर हैं कि इनके पास स्टेट लीडरशिप समाप्त हो चुकी है और केवल मोदी जी के चेहरे के नाम पर जनता को गुमराह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, काम नहीं किया है। ये कंफर्म हो गया है। हिमाचल और कर्नाटक में भी मोदी जी का चेहरा था। 2014 के बाद 40 से ज्यादा चुनाव हारे हैं राज्यों में। ऑर्गेनाइजर में आरएसएस का जो मुखपत्र है उसमें साफ लिखा है कि अब मोदी जी के चेहरे और हिंदुत्व के सहारे चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आज हम केवल मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लाडली बहना अभी याद आई 6 महीने से, और उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दिया कि 60 साल से कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, बीपीएल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और जिस ट्राइबल्स को कह रहे हैं कि यूएसपी है इनकी, मैं समझता हूं कि वो ट्राइबल्स ही इनको बुरी तरह से हराएंगे। ट्राइबल्स को याद होगा वो शिवराज सिंह चौहान ने एक नौटंकी की थी, इनके एक कार्यकर्ता ने किस तरह से मूत्र विसर्जन करके। आपके पास 10 सेकंड है, सवाल है एक्स फैक्टर क्या मानती है कांग्रेस? देखिए, मुझे लगता है हमारी राजस्थान में 7 गारंटी हमारा एक्स फैक्टर है। छत्तीसगढ़ में हमारी परफॉर्मेंस एक्स फैक्टर है। हमारा मध्य प्रदेश के अंदर जो जिस तरह के घोटाले हुए हैं उनको एक्सपोज किया है, वो हमारा एक्स फैक्टर है। और हमारी मैनिफेस्टो जो है वो एक्स फैक्टर है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी एक्स फैक्टर है। तेलंगाना में पूरी तरह से जिस तरह से बीआरएस ने वहां की जनता को लूटा है इतने लंबे समय तक, उसी को हम एक्स फैक्टर लेकर चल रहे हैं कि हम तेलंगाना इन पर्टिकुलर, आपको क्या लगता है वहां एक्स फैक्टर क्या होगा? 1967 से कांग्रेस पार्टी डीएमके पावर में आया, उसके बाद बंगाल में 77 रीजनल सीपीएम आया, उसके बाद ममता बनर्जी। उड़ीसा में 30 साल से रीजनल पार्टी है। उत्तर प्रदेश, सो ये हमको बड़ा मुश्किल लगता है। रेवंत रेड्डी है, ठीक है, रेवड़ी है, ये सारा है, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन यह हिस्ट्री बना सकते हैं कांग्रेस। एक रीजनल पार्टी का गवर्नमेंट में डिफीट करने इतना मुश्किल है। एक इंस्टेंस नहीं है कांग्रेस पार्टी 1967 से क्षेत्रीय पार्टी ने हरा। और यस, टीडीपी और कांग्रेस में आंध्र प्रदेश में चलते हैं, वो 2 पार्टी का सिचुएशन है। तो ये मैं देख रहा हूँ, ये पोल सर्वेज ऐसा आ रहे हैं, कैंडिडेट्स चेंज किया, छोटा राष्ट्र है, हिस्ट्री बना सकते हैं कांग्रेस, मुश्किल है मैं सोच रहा हूँ। चलिए, आप बोलते हैं वो मुश्किल है। अब सवाल, अब श्रीधर रेड्डी जी के पास मैं आऊँगी। श्रीधर रेड्डी, आपने सुना यहाँ पर सवाल ये है कि एक्स फैक्टर क्या है? आपको क्या लगता है? आप तो कहेंगे कि आपकी पार्टी में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर केसीआर खुद है। हाँ, हम पहले से वही बोलते हैं कि तेलंगाना में द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द तेलंगाना स्टेट इज केसीआर जी, और तेलंगाना के लिए वो लड़े हैं। उसके नेतृत्व में तेलंगाना जनता ने कांग्रेस के ऊपर
लड़ाई करके हमने तेलंगाना हासिल की। और पिछले 10 साल में 2 टर्म्स में तेलंगाना में जितना विकास हुआ है पूरे देश में कोई भी राज्य में नहीं हुआ है। चाहे आप विद्युत की एरिया हो, सेक्टर हो, या इरिगेशन हो, या फार्मिंग हो, या वेलफेयर टू दी फार्मर्स हो, वेलफेयर टू दी ऑल अदर वीकर सेक्शंस हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, IT सेक्टर, यू नेम द सेक्टर, तेलंगाना टुडे सबसे आगे हैं और हर कांग्रेस और बीजेपी रूट से आगे हैं। तो इसलिए हमारा एक्स फैक्टर KCR जी एक है, और जो डेवलपमेंट तेलंगाना में हुआ है, जो वेलफेयर हमने हर सेक्शन के लिए दिया है, ये 3 चीजें हमारा आज प्रचार अस्त्र है। हम इसीलिए आगे हैं, इसलिए हम विश्वास भर है कि सबसे पहले हमारे को चुनाव है वहाँ, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव हो चुका है वहाँ पर किस मुद्दे पर वोट हुआ है वो तो अभी हम देखेंगे। लेकिन पहले मैं आऊँगी सबसे पहले आरती जी आपके पास। 12 सितंबर दांतेवाड़ा से अमित शाह जी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। मैसेज बहुत बड़ा था, लाउड एंड क्लियर भी था, लेकिन क्या भाजपा, क्योंकि उन्होंने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है और जो भी गेन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, ये क्षेत्रीय चुनाव है और हमने देखा है, अगर आप कर्नाटका का एग्जाम्पल लेंगे तो कर्नाटका में भाजपा ने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं किया था। हालांकि वहाँ सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, पर उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया उनको। इसी तरह से कांग्रेस ने भी एक्चुअली प्रोजेक्ट नहीं किया, ऑल्दो उनके पास थे 2 स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स और सबको मालूम था कि या एक बनेंगे या दूसरे बनेंगे। तो जब क्षेत्रीय चुनाव होता है तो एक चेहरा होना बहुत ही मेरे ख्याल में ज़रूरी है, क्योंकि लोग जब बूथ में जाते हैं तो वो ये एक सवाल तो ज़रूर आता है उनके दिमाग में कि हम कौन से किसको चीफ मिनिस्टर बनाएं हम। हाँ, किसको चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री तय है तो किसको चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं ये भी तो अहम है सवाल। मोदी जी हैं बहुत पॉपुलर, पर सबको मालूम है कि मोदी जी तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे ना, ये सबको मालूम है। और कौन बनेगा बीजेपी की तरफ से अगर चेहरा नहीं है तो थोड़ा सा वो प्रश्न, ये आप कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करके रखी हुई है भाजपा? मारिया जी देखिए, अगर पिछले 9 साल के चुनाव को आप देखें तो जब हम विपक्ष में होते हैं, चीफ मिनिस्टर का के नाम की घोषणा नहीं करना हमारे लिए एडवांटेज रही है। 2014 में महाराष्ट्र का चुनाव, 2014 में झारखंड का चुनाव और 2017 में यूपी का चुनाव। और यूपी के चुनाव में जब हमें भव्य मेजॉरिटी मिली थी 325 सीटों के साथ। गुजरात का चुनाव लड़ रहे थे तो हमने तो अपने मुख्यमंत्री को अनाउंस करके आप लड़े थे। तो वो स्ट्रैटेजी एक इवॉल्विंग स्ट्रैटेजी होती है, हर जगह वो ऑल साइज फिट्स ऑल, वो स्ट्रैटेजी एक स्ट्रैटेजी हर जगह नहीं काम आ सकती। लेकिन जब हम विपक्ष में होते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि चीफ मिनिस्टर के नाम की घोषणा नहीं करके ज़्यादा एडवांटेज होता है, हर व्यक्ति ज़्यादा काम करता है। और सबसे बड़ा प्रमाण इसका है 2017 में जो यूपी की हमारी जीत हुई थी, जब हम 325 सीट लेकर आए थे, उस समय भी सीएम के नाम की घोषणा नहीं हुई थी। और इस बार जिस तरह से लेकिन 2022 में जब आप चुनाव में गए तो सबको पता था योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, जब हम विपक्ष में होते हैं। मध्य प्रदेश में तो आप विपक्ष में नहीं है, मध्य प्रदेश में तो आप रूलिंग पार्टी है, तो मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती है। क्यों नहीं आपने अनाउंस किया? हर जगह स्ट्रैटेजी सेम नहीं हो सकती। 18 वर्ष हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, अगर आज भी हम आगे हैं कांग्रेस से तो वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो विपक्ष को चकमा दे रही है। लेकिन आज भी लोकल लेवल पे सारे कैंपेन जो है वो शिवराज सिंह चौहान जी हेड कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता जो है किसी भी स्टेट लीडर से बिल्कुल अधिक है। असम में भी जब हम रूल कर रहे थे असम, लेकिन आज से 2 साल पहले जब सोनोवाल जी थे तब भी नाम की घोषणा नहीं। तो ये एक फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता है, वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकता है। नहीं, बिल्कुल जो तुहिन कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के चुनाव में अलग अलग स्ट्रैटेजी रही है बीजेपी के। जब ये कह रहे हैं कि जब 15, 16, 17 के आसपास कई राज्यों में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, जब बीजेपी और जब इन राज्यों में चुनाव हुआ तो तकरीबन सारे राज्यों में बीजेपी ने किसी भी चेहरे को चीफ मिनिस्टर के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। लेकिन उस वक्त इन्हें इस बात का एडवांटेज मिला, कई राज्यों में कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार थी, असम
और रीजनल पार्टियों की सरकार थी और उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका इन्हें फ़ायदा मिला। तो एक मॉडल वो था, लेकिन तकरीबन आप कुछ चुनाव को जब देखेंगे, जैसे असम का जिक्र हुआ, असम में इनकी सरकार थी, लेकिन सरकार रहने के बावजूद जब वो सेकेंड टाइम जब चुनाव में गए तो किसी को चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया, फिर भी उन्हें वहाँ सफलता मिली। तो एक स्ट्रैटेजी, एक जैसी स्ट्रैटेजी तो किसी भी पार्टी को नहीं रखती और वो बीजेपी वो वैसे ही कर रही है। मुझे लगता है इन राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने जो चेहरे अपने प्रोजेक्ट नहीं किए, आप इन चेहरों को देखें। शिवराज सिंह चौहान 18 साल से चीफ मिनिस्टर हैं और किसी भी व्यक्ति, ज़्यादातर हमने देखा है कि शिवराज सिंह चौहान, अगर आंकड़ों के नज़रिए से मैं देखूं तो 2013 के चुनाव तक बहुत पॉपुलर थे। उनकी पॉपुलैरिटी पार्टी के वोट की पॉपुलैरिटी से ज़्यादा थी। और एक विश्लेषक के हिसाब से मुझे लगता है कि जब लीडर की पॉपुलैरिटी पार्टी के वोट से ज़्यादा होती है तो वो अपनी पार्टी के लिए वोट खींचते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के वोट का संबंध है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बीजेपी को जितना वोट आता है उससे ज़्यादा है। लेकिन आप देखेंगे, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात हो, चाहे रमन सिंह की बात करें, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें, इन सब की पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है। अभी भी बहुत पॉपुलर है। शिवराज सिंह चौहान दूसरे लीडर की तुलना में आज भी मध्य प्रदेश में सबसे पॉपुलर है। बीजेपी के दूसरे नेताओं की से तो तुलना की भी नहीं जा सकती। कमलनाथ से भी ज़्यादा पॉपुलर है आज, थोड़ा मामूली ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन पॉपुलैरिटी में गिरावट है। अगर 2013 से और आज में देखेंगे तो काफ़ी गिरावट है। और मुझे लगता है बीजेपी ने अपने सोच समझ के एक स्ट्रैटेजी बनाई कि इन चेहरों के बदौलत अब उन्हें ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा, तो क्यों ना पार्टी को फोरफ्रंट पे किया जाए और चेहरों को पीछे धकेल दें। तो यस, एक एस्पेक्ट है ये पॉपुलैरिटी के ज़्यादा, ये तीनों राष्ट्र में कांग्रेस और बीजेपी लीडर्स फेमिलियर लीडर्स है 40 साल से। गहलोत जी, कमलनाथ जी और शिवराज चौहान 40 साल से ये तीनों राष्ट्र में, और 30 साल से छत्तीसगढ़ में चेंज नहीं है। कैसा एक्साइटमेंट कैसा हो जाएगा? आप बताया, रेवंत रेड्डी आया, एक नया फेस है तेलंगाना में, थोड़ा एक्साइटमेंट आया। यह 30 साल से चौहान जी है और 40 साल से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ है। गहलोत जी भी 1980 का विंटेज है। सबसे यंग आदमी है सचिन पायलट 2004 से। सो नया लीडरशिप, नया ये इस पर आलोक शर्मा को जवाब देना चाहिए। आलोक शर्मा। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को और एक्सपीरियंस दोनों को साथ लेकर चलती है। और कल का फोटो आपने देखा ही होगा कि गहलोत जी और सचिन पायलट जी किस तरह से इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी जी पूरी तरह से आक्रामक तौर पर, एक तरफ खड़गे साहब हैं एक्सपीरियंस वाले और एक तरफ राहुल गांधी जी हैं यंग। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पर रहता है। लेकिन बात यह है कि स्ट्रैटेजी की जो बात आई थी, आज पूरी तरह से बीजेपी हार मान चुकी है। मध्य प्रदेश में तमाम सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को वहां पर उतारा गया है कि पब्लिक का ध्यान भटकाया जाए। पिछले 8-9 वर्षों में गुजरात में 4-4 मुख्यमंत्री इन्होंने दिए हैं ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। पूरी तरह से फेल मुख्यमंत्री जब हो जाता है तो ये ध्यान भटकाने के लिए उस पे पोस्टर के ऊपर 8-10 फोटोग्राफ लगा देते हैं, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, और ये खेल करते हैं। अगर आपने इतना अच्छा काम किया है शिवराज सिंह चौहान जी ने, तो उनको क्यों हटा दिया? भाई आपकी तो डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार से ड्राइवर उतार के आपने नीचे बैठा दिया। तो मुझे लगता है कि आपने स्वयं मान लिया है कि कुछ लोग केंद्र में भी फेल हो रहे थे, अब उनको वहां आजमाया जाएगा। सेम चीज छत्तीसगढ़ में की और सेम चीज इन्होंने राजस्थान में की। मैं इस समय टोंक में बैठा हुआ हूं, सचिन पायलट जी की कंस्टिट्यूएंसी है, 50,000 वोट से कम हम जीत के जा रहे हैं यहां से। किसी भी तरह से एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से 500 रुपए का सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम, 25 लाख का बीमा, गृह लक्ष्मी योजना, गोधन, इनकी चर्चा हो रही है यहाँ पर। अगर स्कीम्स की चर्चा हो रही है तो फिर लाडली बहना स्कीम भी है जो आपके अगेंस्ट में जा सकती है। मैं बताता हूँ मारिया जी, उसमें मैं बताता हूँ। लाडली बहना स्कीम, 18 साल से लाडली बहना स्कीम याद नहीं आई। 58,000 रेप हो गए मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल के अंदर। लगभग 70,000 बालिकाएं और महिलाएं गायब हैं मध्य प्रदेश से। तब बहना याद नहीं आई थी, आज बहना याद आई, वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। इससे पहले तुहिन सिन्हा जवाब दे। वी आर स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आएंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मुकाबला और मैं हूं मारिया शकील। जवाब आपका है। देखिए मारिया जी, जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, आज से 6 महीने पहले कोई हमें वहां चांस नहीं दे रहा था। आज हम लड़ाई में हैं, बल्कि कई लोग ऐसे हैं जो मान रहे हैं, संजय जी का मुझे नहीं पता, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि हम कांग्रेस से आगे हैं। क्यों? क्योंकि सीएम पद की घोषणा करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी है। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटा है, वो गोबर गोठान मतलब किसी को नहीं छोड़ा। अब महादेव स्कैम तो एक तरफ है, तो वो कम्युनिकेशन, वो मुद्दे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात आती है, आज जो है इतनी रेस्टलेस है जनता कि सेकेंड टर्म पाना मुश्किल होता है। वहाँ अगर 4 टर्म के बाद एक स्ट्रैटेजी के तहत हमने नाम की घोषणा नहीं की, लेकिन आज भी भाजपा परिवार में हर व्यक्ति को पता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। वही कैंपेन लीड कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? नहीं, लेकिन आप ये भी मानते हैं कि कांग्रेस आज मान चुकी है। लाडली बहना जो स्कीम है, वो ये पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान ने इस पर जोर क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने कॉपी किया है जो कर्नाटका में लक्ष्मी योजना 2000, लाडली लक्ष्मी योजना जो उसकी पेरेंट स्कीम है, वो 2008 से चल रही है। तो कांग्रेस ने उस स्कीम को बहुत राज्यों में कॉपी किया है। लेकिन एक तरफ तो लाभार्थी वाली बात आ जाती है, दूसरी बात जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2018 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण 2014 के बाद शुरू हुआ है, 2018 तक वो उतना विजिबल नहीं था। आज अब मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में जाएं, मैं 6 महीने पहले एक साहित्यिक इवेंट के लिए खजुराहो गया था, जो ग्वालियर से जो 2075 किलोमीटर की दूरी है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। 5 एयरपोर्ट है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है पूरे मध्य प्रदेश में, वो भी उतना ही अहम मुद्दा है। और कांग्रेस को इसलिए बौखलाहट है क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था मध्य प्रदेश विल बी अ केक वॉक, बहुत आसान लग रहा था। आज कांग्रेस जानती है कि मध्य प्रदेश उसके हाथ से निकल चुका है। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है मध्य प्रदेश में मैंने 1 महीना गुजारा है और डिंडोरी से लेकर ट्राइबल एरियाज इंटीरियर तक गया हूं। जितना बुरा हाल बीजेपी ने मध्य प्रदेश का किया है, पिछले 6 साल से मध्य प्रदेश पीएससी में 0 भर्ती हुई है, 0। ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया, सारे के सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 5 साल से नर्सिंग कॉलेजेस में एग्जाम नहीं हुए हैं। किस बात पर वोट मांगते हैं ये लोग? आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर ग्रोथ रेट 4.1 से बढ़कर 10.5 हुआ है 5 साल में, राजस्थान में 3.5% जीडीपी ग्रोथ रेट से बढ़कर और 11.1 हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर 22,000 करोड़ का कर्जा था जिस समय शिवराज सिंह 2030 की क्यों बात कर रहे हैं? अंतिम बात कहना चाहूंगा, अशोक गहलोत 2030 की क्यों बात कर रहे हैं? 22,000 करोड़ का कर्जा बढ़कर 4 लाख करोड़ कर्जा हो गया है। मतलब घी उधार लेकर घी पिलाया पूरे मध्य प्रदेश को। घोटालों में 250 घोटालों की लिस्ट हमने जारी की है और चोरी की सरकार चला रहे हैं। 20 साल। अरे भाई, पिछली बार हारे नहीं थे क्या आप लोग? पिछली बार जनता ने आपको हराया था, मैंडेट दिया था आपके अगेंस्ट, लेकिन आपने खोखों के बल पर, नोटबंदी के बल पर और छल करके मध्य प्रदेश की जनता से सरकार को आपने छीना था। इस बार मध्य प्रदेश की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि कांग्रेस 160 के पार जाएगी और आप लोग ढूंढने से नहीं मिलेंगे। और वो चीज मोदी साहब को भी पता है, इसीलिए शिवराज सिंह को वहां से डबल इंजन से उतारकर साइड में फेंक दिया गया है कि आप चलिए यहां से। वहां पर लाडली योजना का मोदी साहब ने बहुत दिन तक तो नाम नहीं लिया। क्या ये सच नहीं? लाडली योजना का जमीन पे असर है, ये तो संजय जी आप बोले थे। आपका जो सर्वे था वो साफ तौर पे दिखा रहा था कि विमेन सेंट्रिक जो स्कीम्स है इनकी, उस पर काफी ट्रैक्शन है। देखिए, अगर स्कीम की बात करें तो चाहे लाडली बहना योजना की बात करें या तमाम राज्य सरकारों की जो स्कीम अलग अलग राज्यों में है, सबका अपना रेजोनेंस है। जनता के बीच योजनाएं पहुंच रही हैं, लेकिन अगर योजनाएं पहले लाई गई उसका फ़ायदा ज़्यादा होता हुआ दिखाई पड़ता है। कुछ राज्यों में सरकारों ने देर कर दी योजनाएं लाने में, उसका फ़ायदा उन्हें कम मिलेगा। लेकिन तमाम राज्य सरकारों की योजनाओं लाने के पीछे एक ही मंशा है और वो मंशा बहुत हद तक हकीकत के रूप में दिखाई पड़ती है। जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिलता है उनका वोट रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। तो एक तरह से तो मुझे लगता है कि ये चुनाव बीजेपी, कांग्रेस या बीआरएस इसके बीच में नहीं होके शायद योजनाओं के बीच में चुनाव है। चुनाव योजनाएं लड़ रही हैं। बस दिक्कत सिर्फ फर्क यही है, जिन योजनाओं को पहले लाया गया उसका ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखता है, जिन योजनाओं को आपने देर से लाया उसका आपको कम फायदा मिलेगा। लेकिन संजय जी, अगर चुनाव नेता ने योजनाएं लड़ रही हैं
तो सवाल ये भी होगा कि जनता को ये भी पता है कि किस पार्टी ने कौन सी योजना दी, कौन सेंटर की योजना है, कौन स्टेट की योजना है, और अगर दोनों योजनाओं से उनको फ़ायदा है, वो लाभार्थी हैं, तो फिर क्या वो डिफरेंट इलेक्शन में डिफरेंटली वोट करेंगे? नहीं, इलेक्शन में डिफरेंटली वोट करेंगे या नहीं करेंगे ये एक अलग मुद्दा है। जैसा आपने पिछले कई चुनाव में हमने देखा, जनता कई राज्यों में अलग तरह से वोट कर रहे हैं, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि जनता बहुत सीधा सीधा फर्क कर पाती है कि ये योजना केंद्र सरकार की है और ये दूसरी योजना जो है वो राज्य सरकार की है। एक आम वोटर के लिए, आप गांव में जाएं, एक आम वोटर के लिए वो बहुत फर्क नहीं कर पाता अनलेस अनटिल कि अगर किसी एक व्यक्ति का नाम उसके साथ जुड़ा हो। उसके लिए जो सरकार ज़्यादा पॉपुलर दिखाई पड़ती है, उन्हें लगता है सारी योजना उसी सरकार के द्वारा मिली है। तो एक आम जनता के लिए, एक आम वोटर के लिए फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये योजना का फ़र्क, इस योजना का फ़ायदा हमें केंद्र सरकार से मिला या राज्य सरकार से मिला। और मारिया जी, ध्यान रखना चाहिए, अभी तो राज्य सरकार चुनने के लिए वोट हो रहे हैं। कुछ ऐसी स्कीम है जो केंद्र सरकार की स्कीम है, तो वो अपना वोट कैसे स्प्लिट करेंगे? क्या केंद्र सरकार को, जब केंद्र सरकार का चुनाव आएगा तब देंगे ना वोट? तो इसलिए आम जनता के लिए बहुत मुश्किल है ये फर्क कर पाना, बहुत। लेकिन जिस तरह का एक माहौल बनता है, अगर पार्टी के पक्ष में माहौल है, उन्हें लगता है सारे फायदे मुख्यमंत्री ने दिए या सारे फायदे चीफ या प्रधानमंत्री के। तो बेसिकली बेनिफिट्स काउंट होने लगते हैं उस वक्त अगर जीत होने वाली होती है तो। लेकिन स्टेट जैसे तेलंगाना है, वहां पर तो वहां पे ये भी कहा जा रहा है श्रीधर रेड्डी के भाजपा आपकी बी टीम हो गई है। ये तो कांग्रेस का प्रचार है, हमको मुकाबला करने का कैपेसिटी उन लोगों में से नहीं है। तो भाजपा को हमारे साथ जोड़ दिए, सुनिए, भाजपा को हमारे से जोड़ दिए, जो हमारा रेगुलर वोट बैंक है उसको कुछ नुकसान हो, मगर तेलंगाना जनता है, समझ जाते हैं। हमको कोई किसी की बी टीम या सी टीम की जरूरत नहीं है, हम तेलंगाना जनता के ए टीम है। तो ये बी टीम सी टीम रहेंगे, कहीं सेकंड दूसरी स्थान के लिए उन लोग लड़ेंगे, वो भी डिस्टेंट सेकंड के लिए। हाँ, लेकिन श्रीधर रेड्डी जी, जो अभी कुछ महीनों से माहौल बना था जिसमें भाजपा वर्सेस बीआरएस दिख रहा था, वो आज के डेट में तेलंगाना में जो चुनाव हो रहा है वो कांग्रेस वर्सेस बीआरएस है। तो भाजपा कहाँ गई? भाजपा कभी भी वो मुकाबले में नहीं है, रेस में नहीं है। वो जो हाइप क्रिएट हुआ था, मैं पहले से भी आपके शो में भी बताया, एनडीटीवी में और बहुत सारे नेशनल चैनल में बताया था इससे पहले, दैट वाज अ हाइप। भाजपा कभी भी तेलंगाना का पार्टी हो नहीं सकता, लोग जानते हैं। और कांग्रेस भी यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, जो गारंटी करके इन लोग बता रहे हैं, लोग उसको नहीं मान रहे। जो सरकार काम किए हैं पिछले 9 साल से या 10 साल से, केसीआर साहब का सरकार, हम जो किए हैं उसके ऊपर लोगों को भरोसा होगा। हम कुछ अगर नया करेंगे बोल के बोले तो इन लोग कोई भी जो हम लोग 6 गारंटीज बोल के कांग्रेस वाले बता रहे थे, उन लोग ना कर्नाटक में किए थे, ना राजस्थान में किए थे या छत्तीसगढ़ में किए थे। तेलंगाना में आज सरकार में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए कुछ भी बोलना आदत कर दिए कांग्रेस वाले। ये जो इलेक्शन गांधी आते हैं हमारे पास, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, कभी तेलंगाना का मुंह नहीं देखा पिछले 10 साल से। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल कॉइनेज है, इलेक्शन गांधी। टूरिस्ट लोग जो आप देंगे जवाब? इन लोगों से हम आलोक शर्मा, मुझे लगता है कि जिस समय पर तेलंगाना का गठन हुआ तो सबसे पहले विरोध करने वाली भाजपा थी, और उस समय पर इनके जो बीआरएस के तमाम लीडर्स थे वो कांग्रेस में ही थे। और अगर किसी ने तेलंगाना दिया तो उस एक नेत्री का नाम है श्रीमती सोनिया गांधी जी। और लेकिन जिस तरह से जिस मंसूबे के साथ तेलंगाना दिया गया, बीआरएस ने, केसीआर ने पहले पीठ में छुरा घोंपा कांग्रेस के, और उसके बाद तेलंगाना की जनता के 250-300 घोटाले करके वहां बैठे हुए हैं। लैंड माफिया वहां पर हैं, और बीजेपी से साठगांठ है कि दिल्ली उसमें हमें छोड़ दीजिए, उसमें हमें वहां पर, उसमें हमें ईडी का नोटिस मत भेजिएगा। भूल रहे हैं शायद इन चीजों को। हैदराबाद में जितनी प्राइम लोकेशंस की लैंड है वो सारी की सारी बीआरएस के लीडर्स ने किसी ना किसी धंधे में उसको उलझा रखा है। ये सब के बीच में भाजपा कहाँ है? देखिए, भाजपा तो है ही नहीं, थर्ड और नॉट इवन इन द कॉन्टेक्स्ट। हमें लगता है कि दोनों कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम इस वक्त बीआरएस की बी टीम्स है, ठीक है। तो दोनों कांग्रेस और एआईएमआईएम जो है आपस में एक दूसरे का वोट काटेगी, और दोनों जो है आउटसोर्स्ड हैं बीआरएस के द्वारा। भाजपा
अच्छा मुकाबला देने वाली है। कितनी सीट आएगी इस वक्त मुझे नहीं पता, लेकिन केसीआर जी के जो 9 साल का शासन है उससे वहाँ की जनता त्रस्त है। अभी मैंने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, लेकिन जितना शार्प अटैक पहले था भाजपा का केसीआर के खिलाफ, वैसा अब दिख क्यों नहीं रहा? अभी भी वैसा ही है, अभी भी वैसा ही है। हो सकता है कि देखिए कई बार जब स्टेट प्रेसिडेंट बदलते हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं, कोई जो है आक्रामक तौर पे काम करता है, कोई ग्रास रूट लेवल पे बेहतर कनेक्ट बनाता है, लेकिन अभी भी हम गेम में हैं, अच्छी सीटें आने वाली। अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, देखिए कैसे झूठ बोलते हैं ये लोग। इनके लिए 2014 में बिल्कुल 10 साल के कार्यकाल के अंत में तेलंगाना स्टेट की रजामंदी देना एक मजबूरी बन गई थी। 9 साल इन्होंने टाला था, और उस वक्त भी जो टीएमसी के एमपी थे जिनको बिल फाड़ने की आदत है, डेरेक ओब्रेन ने तेलंगाना का बिल फाड़ा था। बीजेपी ने ही केवल तेलंगाना राज्य का शुरू से समर्थन किया। 2 मिनट बच गए हैं। पुल्ला राव से पहले बात करूंगी, उसके बाद फाइनल वर्ड्स टू आरती। ऐसा है, ये भाजपा है तेलंगाना में। 2018 में 6% वोट मिला असेंबली इलेक्शन में। अभी 15-16 ऐसा परसेंटेज आ रहे हैं, एक्सपैंड हो गया, लेकिन वो क्रिटिकल मास नहीं आया। एमएलए सीट जीतने के लिए 30% वोट चाहिए, वो लेवल नहीं लेकिन 2019 में जब भाजपा को 4 सीटें मिली थी तो सब लोग सरप्राइज थे, कहां से आ गया? नहीं, वो पार्लियामेंट इलेक्शंस के एकदम और एक चेंज थोड़ा आते हैं पार्लियामेंट इलेक्शंस को। अभी बेस एक्सपैंड हुआ, लेकिन 30%, 25% नहीं हुआ। 6% से मैं सोच रहा हूँ 15-16% भाजपा हो गया राष्ट्र में। इम्प्रूवमेंट हाई, लेकिन वो पार्लियामेंट इलेक्शंस में सेम नंबर ऑफ सीट्स आ सकते, क्या आ जाएगा हम देखने पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट हाई, लेकिन ये रेस में उनका क्रिटिकल मास नहीं है। वो 30% आने का 10-15 सीट में है, दूसरे जगह मुश्किल है। सो 2 हॉर्स रेस हो गया अभी। तो आप मानते हैं कि तेलंगाना 2 हॉर्स रेस है, जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच में 2 हॉर्स रेस है? वो दो पार्टी का स्टेट है वो तीनों। और एक्साइटमेंट नहीं है कांग्रेस पार्टी का। एक स्मॉल सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, आलोक जी एड्रेस कर सकते, क्यों नया ब्लड नहीं लाया वो 3 राष्ट्रों में? अभी सारा टाइट रेस हो गया, नया लोगों भी टाइट रेस बनाते हैं। ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। आलोक, देखिए मुझे लगता है कि चाहे वो तेलंगाना हो और चाहे मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में मैं 10 ऐसे लीडर्स बता सकता हूं, चाहे वो कमलेश्वर पटेल हो और चाहे वो तरुण भानोट हो, तमाम ऐसी यंग ब्रिगेड हमारी पैरेलल खड़ी हुई है। मुझे लगता है मेरे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने ग्राउंड की रियलिटीज को नहीं देखा है, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी का ये हाल हो गया है कि जो व्यक्ति हेट स्पीच का दोषी है उसको उनके सस्पेंशन को एक्सपेल किया राजा को, और उसको चुनाव में उतारना पड़ा ताकि हिंदू मुसलमान हो सके। और देखिए ओवैसी के साथ क्या जुगलबंदी है इनकी, ओवैसी ने उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया है। इस बार तेलंगाना में स्टेट फाइट बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है, कांग्रेस का एज है, कांग्रेस 75 के पार जाएगी, बीजेपी 5-0 होगी, बीजेपी एक भी राज्य में नहीं जीते। आप ख्वाब में हैं, मतलब सुनिए, बोलिए। आपने बोल रहा है, कांग्रेस के प्रतिनिधि बोल रहा है कि हमने घोटाला किए हैं। आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है, इसलिए आपको देश में आपका क्या स्थान है आज? यू आर नॉट इवन अपोजिशन पार्टी। नोटिस आपको गए हुए हैं वो शराब कांड के, क्या बीजेपी से सेटिंग हो गई है कुछ? कविता जी सुनिए, चिल्लाइए मत, सुनिए। और तेलंगाना में 75 की बात कर रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। आपके इनके यहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट खुद चोर है। एक एमएलसी को ब्राइब करते हुए वीडियो में पकड़ा गया चोर आपका पीसीसी प्रेसिडेंट है। हर दिन कितना बड़ा घोटाला है, लड़ाई होता है, बड़े घोटाले आपने सीट बेच हैदराबाद के पुल वाला कितना बड़ा घोटाला है, सर्कुलर रिंग रोड वाला कितना बड़ा घोटाला है, जमीनों का नहीं पता आपको? 75 सीट की बात कर रहे हो, 75 सीट बेच के आपके पास कोई उम्मीदवार भी नहीं थे। आपने यहाँ देखिए आपके लोग क्या बता रहे थे। आपका पीसीसी प्रेसिडेंट हर दिन टिकट बेच रहे हैं आपके। पीसीसी ऑफिस बिकम टिकट सेलर, मतलब कैबिन बन गया वहां पर। आप बोलते हैं हमारे ऊपर, देखेंगे अभी आप केवल आपका 10 साल का गवर्नेंस है, ऊपर बात कीजिए। देख रहे हैं आप डबल हवा के जो वो हैं उनको मत छोड़िए आप। मैं क्या बोल आप रहा हूँ, हवा की बातें कर रहे हैं अभी। ओके, अब हमारे पास बस इतना वक्त रह गया है कि आरती जरत अपना फाइनल कमेंट्स दे दें। मारिया, मुझे ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कोई मज़ा नहीं आया सच में, क्योंकि इसमें कोई विजन नहीं है। हाँ, योजनाएं बहुत हैं, पर किसी पार्टी ने अपने प्रदेश के लिए कोई विजन नहीं उतारा है कि ये प्रदेश आगे कैसे बढ़े। अब देखिए, ये
कह रहे हैं फ्री एजुकेशन देंगे हम, पर जब आपका एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है, मध्य प्रदेश को देखिए, मतलब आपके स्कूल्स में टीचर्स नहीं हैं या एक टीचर है पूरे स्कूल के लिए, तो फ्री एजुकेशन होने का क्या मतलब है? आपको क्या कैसे शिक्षा मिलेगी? आप फ्री हेल्थ स्कीम दे रहे हैं, आपके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो फ्री हेल्थ स्कीम होने का क्या फ़ायदा? तो आप अगर देखेंगे, ना तो छत्तीसगढ़ में, ना राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में ये लॉलीपॉप्स बांटने के अलावा और कोई विजन नहीं है किसी भी पार्टी का कि ये प्रदेश अब आगे कैसे बढ़े। सो 3 दिसंबर को कुछ एक्साइटमेंट नहीं लग रहा है आपको? कोई एक्साइटेड मतलब कोई भी आएगा। अगर आप मध्य प्रदेश देखेंगे तो जिस तरह का कैंपेन कमलनाथ ने किया है उसमें और बीजेपी के कैंपेन में कुछ खास फर्क दिख रहा है आपको? वो भी हिंदुत्व बढ़ा रहे हैं, वो भी योजनाएं बढ़ा रहे हैं, ये भी हिंदुत्व बढ़ा रहे हैं, ये भी योजनाएं बढ़ा रहे हैं। तो ये अगर कमलनाथ बनते हैं चीफ मिनिस्टर या पता नहीं बीजेपी की तरफ से कौन बनेंगे, तो पर मध्य प्रदेश के लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? यही सवाल है, यही सवाल है पांचों राज्यों में कि फाइनली इन सब राज्यों के लोगों को क्या फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच संजय कुमार, आरती जयरथ, तुहिन सिन्हा, डॉक्टर पुल्ला राव, आलोक शर्मा और श्रीधर रेड्डी। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार। सीएम पद की घोषणा करना ज्यादा जरूरी नहीं होता, मुद्दे ज्यादा जरूरी है। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटा है, वो गोबर गोठान मतलब किसी को नहीं छोड़ा। अब महादेव स्कैम तो एक तरफ है, तो वो कम्युनिकेशन, वो मुद्दे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात आती है, आज जो है इतनी रेस्टलेस है जनता की सेकेंड टर्म पाना मुश्किल होता है। वहाँ अगर 4 टर्म के बाद एक स्ट्रैटेजी के तहत हमने नाम की घोषणा नहीं की, लेकिन आज भी भाजपा परिवार में हर व्यक्ति को पता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। वही कैंपेन लीड कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? अगर स्कीम की बात करें तो चाहे लाडली बहना योजना की बात करें या तमाम राज्य सरकारों की जो स्कीम अलग अलग राज्यों में है, सबका अपना रेजोनेंस है, जनता के बीच योजनाएं पहुंच रही हैं। लेकिन अगर योजनाएं पहले लाई गई उसका फ़ायदा ज़्यादा होता हुआ दिखाई पड़ता है। कुछ राज्यों में सरकारों ने देर कर दी योजनाएं लाने में, उसका फ़ायदा उन्हें कम मिलेगा। लेकिन तमाम राज्य सरकारों की योजनाओं लाने के पीछे एक ही मंशा है, और वो मंशा बहुत हद तक हकीकत के रूप में दिखाई पड़ती है। जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिलता है उनका वोट रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखता है।